हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम अपनी विजन आईएएस करंट अफेयर की मैगजीन जो कि जनवरी 2021 की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए इस मैगजीन का लास्ट टॉपिक लेकर आए हैं जो है न्यूज इन शॉर्ट। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होने की वजह से इसे कुछ पार्ट्स में कवर करेंगे, तो इस वीडियो में हम पार्ट 1 को कवर करने जा रहे हैं। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो इसके अंदर देखिए जो पहला टॉपिक रहेगा वो है 7th ट्रेड पॉलिसी रिव्यू ऑफ इंडिया एट WTO बिगिंस। अब क्या हुआ है, 7वां जो है वो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू यहाँ पे इंडिया के प्रति WTO में इसकी शुरुआत हो गई है। क्या है समझिए, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू TPR ये क्या होता है, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव पीयर रिव्यू करते हैं, अच्छे से रिव्यू करते हैं जो भी WTO के मेंबर्स हैं उनकी जो नेशनल ट्रेड पॉलिसीज हैं उनको, ठीक है। WTO के मेंबर जो भी कंट्रीज हैं उनकी जो नेशनल ट्रेड पॉलिसी होती है उनका प्रॉपर रिव्यू किया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम है, इतनी सारी कंट्रीज के लिए ट्रेडिंग होती है वो आराम से चले। कैसे आराम से चले, ताकि ट्रांसपेरेंसी वगैरह देखिए इस रिव्यू के बाद आती है। मेंबर की ट्रेड पॉलिसी जो है, जो भी ये मेंबर्स हैं कंट्रीज हैं उनकी ट्रेड पॉलिसी में क्या है क्या नहीं सब समझते हैं जानते हैं, तो भाई ट्रांसपेरेंसी आती है, पारदर्शिता रहती है। और इस ट्रांसपेरेंसी की वजह से हमारा क्या होता है कि भाई पूरे ही वर्ल्ड में जो मल्टीलेटरल ट्रेड हम करते हैं वो और ज्यादा अच्छे से हो जाता है, समझे। अब आप कहेंगे मैम पिछली बार कब ये रिव्यू हुआ था, जरा ये भी बता दीजिए। तो इंडिया का जो लास्ट ट्रेड पॉलिसी रिव्यू हुआ था वो 2015 में हुआ था। अब कब हुआ है, 2020 में। क्लियर है। अब क्या जानने को मिला है, क्या है क्या नहीं, हाइलाइट्स जानते हैं, स्टेट पॉलिसी रिव्यू भी समझते हैं। तो ये देखने को मिला कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ लेड टू एन इंप्रूवमेंट इन सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जैसे कि पर कैपिटा इनकम हो गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वगैरह हो गई इंडिया के अंदर। तो ये देखने को मिला कि अच्छी खासी इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में, जैसे कि लोगों की यहाँ पे पर कैपिटा इनकम, मतलब एक इनकम जो भी इंसान की होती है, मतलब यहाँ पे जो इंडिविजुअल की इनकम होती है उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, ठीक है। ये भी बढ़ती देखने को मिली है और साथ ही साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी देखने को मिली है। अच्छा खाओगे, अच्छा रहोगे, अच्छे खुशी खुशी रहोगे तो जितना तो ज्यादा रहोगे ही ना। उसके बाद इंडिया की जो ट्रेड पॉलिसी है वो लार्जली अनचेंज रही है, और इंडिया जो है ज्यादातर रिलाई करा है ट्रेड पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट पे, जैसे कि टैरिफ पे, ठीक है। टैरिफ पे हम काफी रिलाई करे हैं, एक्सपोर्ट पे टैक्सेस लगा के, तो एक्सपोर्ट टैक्सेस पे, मिनिमम इंपोर्ट प्राइसेस पे, साथ ही साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन और लाइसेंसिंग वगैरह, बस यही ऐसी चीजें हैं जिन पे हमने ज्यादातर जो है वो फोकस डाला है। अब देखिए यहाँ पे ट्रेड फैसिलिटेशन इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस, आखिरकार भाई ये देखिए ट्रेड फैसिलिटेशन इनिशिएटिव कौन कौन से इंट्रोड्यूस हुए हैं। सबसे पहला, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर एंड कस्टम क्लियरेंसेस फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जो इंपोर्ट होता है और जो एक्सपोर्ट होता है देश के अंदर, ठीक है, उसमें जो आपका कस्टम क्लियरेंस, भाई कस्टम ड्यूटी देते हो ना, वहां जो आता है पोर्ट पे, तो जो कस्टम क्लियरेंस के जो प्रोसीजर्स हैं वो काफी इजी बनाए गए हैं ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दिक्कत ना आए। दूसरी बात, इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे आया है, जिसे हम लोग ICE गेट बोलेंगे। उसके बाद सिंगल विंडो इंटरफेरेंस हुआ है फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड, स्विफ्ट जानते हैं ना, या स्विफ्ट, सिंगल विंडो इंटरफेरेंस फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड। उसके साथ यहाँ पे डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी एंड डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटीज के लिए जो है यहाँ पे ये भी इंट्रोड्यूस करा गया है। साथ ही साथ इंक्रीज यूज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम RMS, ये भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा गया है। सारे इनिशिएटिव्स ये आ रहे हैं। और यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स के लिए, देखिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए और एक्सपोर्ट्स के लिए क्या किया गया है, इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो है वो प्रोवाइड करे हैं इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट सब्सिडीज, और साथ ही साथ प्राइस सपोर्ट स्कीम्स के जो है फॉर्म में, टैरिफ कंसेशन के फॉर्म में, या एग्जेम्पशंस के फॉर्म में, या फिर प्रेफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट के फॉर्म में। तो काफी कुछ इंडिया ने ऐसे इंसेंटिव्स वगैरह दिए हैं। साथ ही साथ कंसर्न्स क्या रेज हुई हैं, क्या दिक्कतें सामने आई हैं, तो भाई ये है कि यहाँ पे ट्रेड पॉलिसी मेजर्स का ज्यादातर फ्रीक्वेंट यूज देखने को मिला है, जैसे डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंकरेज करने के लिए, साथ ही साथ इन्फ्लेशन को जो है कर्व करने के लिए, मतलब रोकने के लिए। तो इस सब की वजह से क्या हुआ है, इंडिया का जो एवरेज टैरिफ है वो बढ़ के 14.3 हो गया है फाइनेंशियल ईयर 21 में, और ये पहला फाइनेंशियल ईयर 15 में कितना था, ये 13% ही था। उसके साथ एग्रीकल्चर में दिक्कत ये देखने को मिली है कि एग्रीकल्चर देयर मस्ट नॉट बी अ स्टॉप एंड स्टार्ट, मतलब बैनिंग द एक्सपोर्ट व्हेन प्रोड्यूस इज इन शॉर्ट सप्लाई एंड लिबरलाइजिंग व्हेन इज
situation. Policy on agriculture products, because that prevents farmer from taking objective decisions on sowing different crops. अब इसमें क्या है, एग्रीकल्चर में यहाँ पे ये स्टॉप एंड स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्रीकल्चर में देयर मस्ट नॉट बी स्टार्ट एंड स्टॉप, सॉरी स्टॉप एंड स्टार्ट। स्टॉप एंड स्टार्ट का मतलब होता है कि एक्सपोर्ट को उस समय जब बैन कर दो जब जो है आपका कम प्रोड्यूस हुआ हो, मतलब प्रोडक्शन जब कम हुआ हो, जब यहाँ पे जो भी उपज हुई है वो कम हो, तो आप एक्सपोर्ट मत करो, ठीक है। और जब ज्यादा हो गई हो तो आप एक्सपोर्ट नॉर्म इजी कर दो कि आप एक्सपोर्ट करिए, ठीक है। तो ये जो पॉलिसी है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे कि आपका स्टॉप एंड स्टार्ट वाली, ये यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो फार्मर्स है इनसे क्या होता है कि फार्मर्स एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन नहीं ले पाते कि भाई आप डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप जो है वो ग्रो करो। अब ऐसे समझाती हूँ, आपको नहीं समझ में आया होगा। देखिए एक फार्मर है, ठीक है, अब मान लीजिए कि गेहूं उगाता है, ठीक है, मान लीजिए वीट उगाता है। अब होता क्या है कि जब इसकी पैदावार बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो इसको कहते हैं हाँ एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो एक्सपोर्ट की पॉलिसी एकदम इजी कर दी, कोई बात नहीं एक्सपोर्ट करो, ठीक है, कंट्री में बेचो। अब जिस दिन इसकी जो है वो पैदावार कम हुई, तो उस दिन एक्सपोर्ट यहाँ पे बैन कर दिया कि एक्सपोर्ट नहीं करोगे, सारा का सारा अपने कंट्री में बेचोगे। तो इससे क्या होता है कि ये वीट पे ही अटका रहता है, ये कहता है ठीक है ये कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो दोनों ही साइड से प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों टाइम पे एक्सपोर्ट लिबरलाइज रहता है, तो इससे क्या होगा, इसका जब वीट चला जाएगा बाहर या कम पड़ेगा, तो इससे फार्मर क्या करेगा, कुछ दूसरे तरह के क्रॉप्स भी तो उगाएगा ना। तो ये कुछ बातें हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक कहता है डावोस एजेंडा एंड ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव। तो हुआ क्या है क्या समझिए, एजेंडा है क्या। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री ने एड्रेस करा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो ये डेवोस एजेंडा है, इसको एड्रेस करने वाले हैं थे हमारे रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो अभी क्या है डेवोस एजेंडा, ये समझते हैं। डेवोस एजेंडा ये एक मोबिलाइजेशन ऑफ ग्लोबल लीडर्स टू शेप प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज एंड पार्टनरशिप नीडेड इन द चैलेंजिंग न्यू कॉन्टेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय कोविड-19। तो देखिए होता क्या है कि ये ऐसा एजेंडा है जिसमें बहुत सारे वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स एक साथ आते हैं, ताकि पॉलिसी वगैरह जो भी जिन भी चीज़ों की जरूरत है, क्या मेजर्स उठाए जाएंगे, कैसे क्या होगा, प्लानिंग वगैरह आपस में मिलकर करते हैं। क्यों करें हैं, क्योंकि भाई देखिए जैसा कि कोविड-19 की दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए, समझे। अब देखिए 7 जो की टर्म्स हैं इस एजेंडा की, वो क्या है, किस तरीके से हमें इस धरती को बचाना है जिसमें हमें खुद ही आग लगाए पड़े हैं, ठीक है। दूसरी बात कि इकोनॉमीज हमें अच्छी करनी है, फेयर करनी है, साथ ही साथ टेक फॉर गुड, उसके साथ सोसाइटी एंड फ्यूचर टू वर्क, उसके साथ कहता है भाई बेटर बिजनेस, फिर बताते हैं हेल्दी फ्यूचर एंड बियॉन्ड जियो पॉलिटिक्स, मतलब यहाँ पे सब एक साथ आओ, ऐसा ना करो कि मेरा देश मेरा देश मेरा देश, ठीक है। उसके साथ डेवोस एजेंडा ऑल्सो लॉन्च वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव। डेवोस एजेंडा ने यहाँ पे लॉन्च करा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव भी, साथ ही साथ ये जो ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव है ये है क्या समझिए। ये ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव एम करता है कि हम जॉइंटली और अर्जेंट लेवल पे यहाँ पे फाउंडेशंस बिल्ड करेंगे जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम के होंगे फॉर अ मोर फेयर सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फ्यूचर, आने वाले भविष्य के लिए, ताकि हमारा अच्छा मतलब फेयर सस्टेनेबल और रेजिलिएंट फ्यूचर हो। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक फाउंडेशन बिल्ड करेंगे जिसमें ग्लोबल इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम ऐसा होगा, ठीक है। तो ये ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव है, ये भी यहीं पे लॉन्च कर दिया गया। उसके साथ ये जो ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव है इसके अंदर 3 कंपोनेंट है। पहला है आपका स्टीयर द मार्केट टुवर्ड्स फेयर आउटकम्स। तो इसमें क्या है, देखिए सरकार यहाँ पे इंप्रूव करे कोऑर्डिनेशन, जैसे कि मान लीजिए टैक्स हो गया, रेगुलेटरी हो गया, फिस्कल पॉलिसी हो गया, उसमें सब में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, और अभी जो ट्रेड अरेंजमेंट है उसे अपग्रेड करा जाए, साथ ही साथ ऐसी कंडीशन बनाए जो कि स्टेक होल्डर इकोनॉमी के लिए अच्छी हो। दूसरा क्या कर सकते हो, तो दूसरा कंपोनेंट ये है कि भाई इन्वेस्टमेंट इन एडवांस शेयर्ड गोल्स, जैसे कि आपका इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, इसमें आप इन्वेस्टमेंट करिए ताकि कैसा सिस्टम बने जो ज़्यादा रेजिलिएंट हो, इक्विटेबल हो, सस्टेनेबल हो लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब क्या आप इसे ग्रीन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। तो क्या है भाई ये चीज़ है। और तीसरा जो है कंपोनेंट ये है हार्नेस इनोवेशंस ऑफ द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे पब्लिक के अच्छे के लिए, पब्लिक के भले के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, स्पेशली बाय हेल्थ एंड सोशल चैलेंजेस, हमें बहुत जरूरी है कि हम अच्छे अच्छे इनोवेशंस लेकर आए। अब देखिए ये सारा कुछ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में समझते हैं क्या है। पहला ये कि एक इंटरनेशनल नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन है,
जिसका काम है कि यहाँ पे स्टेट जो है पूरे वर्ल्ड की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड है उन्हें इम्प्रूव करना। कैसे? उनको बिजनेस में इंगेज करके, उनको पॉलिटिकल आपका पॉलिटिकल में इंगेज, पॉलिटिक्स में इंगेज करके, एकेडमिक या फिर दूसरे लीडर्स जो सोसाइटी के हैं उन्हें यहाँ पे एक साथ लेकर आना, एक साथ इंगेज करना, ताकि एक अच्छा ग्लोबल, रीजनल और इंडस्ट्री एजेंडा बना सके। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को एस्टैब्लिश करा गया था 1971 में, और जिसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये काफी पूछा जाता है, बैंक का पेपर दिया होगा तो उस समय तो सब रटा ही होगा आपने। और उसके बाद पब्लिकेशन की बात करें, कौन कौन सी रिपोर्ट ये पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है हमेशा से। तो पहली है आपकी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, दूसरी है आपकी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, तीसरी है आपकी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। तो ये 3 तरह की रिपोर्ट जो है रिलीज करने वाला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 क्या है, समझिए यहाँ पे। देखिए, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ये क्या है? ये एक रैंकिंग है जो सारे वर्ल्ड के पासपोर्ट्स को यहाँ पे दी जाती है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस देयर होल्डर्स कैन एक्सेस विदाउट अ प्रायर वीजा। कि मतलब सारे पासपोर्ट्स को रैंकिंग इस बेसिस पे दी जाती है कि उनको उस पासपोर्ट को लेके जो भी उसका होल्डर होगा उस पासपोर्ट का, वो कितनी कंट्रीज में ऐसे जा सकता है बिना वीजा के। समझे? Henley's passport index is a ranking of all the world's passport according to the number of destinations their holders can access without a prior visa। अभी जो रैंकिंग है ये बेस्ड होती है एक्सक्लूसिव डेटा जो कि आपका हमको मिलता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से। उसके डेटे पे यहाँ पे बेस करके ये रैंकिंग जो है वो बेस होती है, और ये रैंक करती है 199 पासपोर्ट्स को, टोटल 199 पासपोर्ट को ये रैंकिंग देती है। अब देखिए, जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है ये मेंटेन करती है वर्ल्ड का लार्जेस्ट और सबसे ज्यादा एक्यूरेट डेटा देती है ये ट्रैवल इन्फॉर्मेशन का, कि लोग कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते हैं, सब ये बताती है, बहुत एक्यूरेट बताती है। उसके बाद जापान देखें तो देखिए, जापान की रैंक इसके अंदर फर्स्ट आई है इंडेक्स के अंदर, जिसमें पासपोर्ट होल्डर जो हैं वो 191 डेस्टिनेशन जा सकते हैं पूरे वर्ल्ड में वीजा फ्री। समझ रहे हैं कितना बढ़िया है जापान। लेकिन वही है कि बूढ़े लोग क्या ही एंजॉय करते होंगे बेचारे। उसके बाद इंडिया की रैंक अगर हम बात करें तो 85th है, और इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स जो हैं वो यहाँ पे 58 डेस्टिनेशन जा सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो पासपोर्ट है तो देख के टाइम से निकल लीजिए। उसके नेक्स्ट बात आती है आपकी वेरियस रिपोर्ट्स रिलीज बाय यूएन बॉडी। सो यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज ने कौन कौन सी रिपोर्ट्स रिलीज करी है, समझते रहिएगा आंखों को बंद करके, नहीं तो आंखें नहीं बंद हो रही हैं तो फिर विजन आइस की वैक्सीन देख लीजिए। एक आपका आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट्स। ये क्या है? ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट्स। इस रिपोर्ट को रिलीज करा जाता है यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा, और इसमें पार्टनरशिप रहती है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की, UNCTAD की इसमें यहाँ पे पार्टनरशिप रहती है। अब इस रिपोर्ट ने क्या जो है फाइंड करा है, क्या सजेस्ट करा है, समझिए। इसने बताया है कि पैंडेमिक और शटडाउन की वजह से कम 5 में से 4 जॉब जो है वो अफेक्ट करी है पूरे वर्ल्ड में। एक ये मुझे लगता है कि यूट्यूब वाली होगी जो बची होगी। चलिए, दूसरा जो है वो आता है, इसमें देखा है कि विद द क्राइसिस एक्सेलरेटिंग द पेस ऑफ डिजिटाइजेशन एंड ऑटोमेशन मिलियंस ऑफ जॉब लॉस्ट इन 2020 विल नॉट कम बैक। अब देखिए, यहाँ पे इतना जो है जो चीजें आई, दिक्कतें आई, उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी फील्ड ऐसी अब आ गई हैं कि जो जॉब्स जो गई हैं वो वापस कभी आएंगी भी नहीं। तीसरी बात, devastating socio-economic impact on COVID-19 pandemic will be felt for years। ये जो दिक्कत देखी गया है ना कोरोना का बच्चा, ये सालों साल तक जो है दिक्कत रहेगी हमारी, चाहे इन्वेस्टमेंट में देखें इकोनॉमी की, चाहे सोसाइटल या क्लाइमेट रेजिलियंस देखें, तो इससे सारी की सारी रिकवरी करना सालों साल तक बहुत दिक्कत होगी। उसके बाद रिपोर्ट में देखा है कि सेंट्रल बैंक जो पूरे वर्ल्ड के हैं ये बहुत सारा पैसा जो है इंजेक्ट कर रहे हैं लिक्विडिटी, और यहाँ पे कीपिंग लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स लो may create a massive financial bubble which may exacerbate financial instability। अब देखिए हो क्या रहा है, सेंट्रल बैंक क्या कर रहे हैं, सारा पैसा जो है वो लोन के तौर पे दे रहे हैं इकोनॉमी को नॉर्मल करने के लिए, तो ये लिक्विडिटी बहुत पैदा हो गई है हमारी यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर। और इसकी वजह से क्या हो सकता है भाई, इन्होंने क्या है कि लॉन्ग टर्म हमारे इंटरेस्ट रेट भी काफी कम रहेंगे, तो जब पैसा इतना सारा दे दोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम रखोगे, तो क्या होगा, आने वाले समय में बहुत ज्यादा इनस्टेबिलिटी देखने को पड़ेगी इकोनॉमी के अंदर। फिर ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि देखो
जो इतना जो फिजिकल डेफिसिट है कि हमारे पास पैसा कम है, खर्चा है ज्यादा, तो इसकी वजह से ऐसा ना हो जाए कि सरकार जो है वो सोशल सेक्टर पे खर्चा करना बंद कर दे। समझ रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन पे खर्चा ना करें पैसे बचाने के चक्कर में। तो इससे क्या होगा कि भैया जो बहुत सारे हमारे जो 2020 तक जो हमें 30 तक जो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पाने हैं वो बहुत सारे इफेक्ट कर जाएंगे। उसके बाद न्यू टेक्नोलॉजीज जो कि इस डिजिटलाइजेशन के माहौल में आ रही हैं और ऑटोमेशन के जो इस एटमॉस्फेयर में आ रही हैं, ये जो है रीडिफाइन कर रही है कंपेरेटिव एडवांटेज को ग्लोबल ट्रेड में, कैसे ये बहुत ही ज्यादा स्केल इंडिपेंडेंट एफिशिएंट प्रोडक्शन देके साथ ही साथ प्रोडक्शन सिस्टम को काफी ज्यादा ला रही है कंज्यूमर के। तो ये कुछ बातें देखने को मिली है इस रिपोर्ट के अंदर। दूसरी रिपोर्ट कहती है भाई, दूसरी रिपोर्ट जो उन्होंने रिलीज करी है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। इसे अपडेट और रिलीज करा गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईएमएफ कहते हैं, उसके द्वारा। तो ये आपने सुना होगा, ये पता भी होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज करता है आईएमएफ। अब देखिए ग्लोबली इकोनॉमी जो है माना जा रहा है कि ये ग्रो करेगी 5.5% से 2021 में और 4.2% से 2022 में। इंडिया का देखिए तो फाइनेंशियल ईयर 22 ग्रोथ इज शोन टू बी 11.5%। अब देखो मिलती कितनी है, दिखा तो बहुत हरा हरा देते हैं। उसके बाद जो ग्लोबल इकोनॉमी है ये माना जा रहा है कि भाई एक्सपैंड करेगी, ज्यादा अच्छे रेट से एक्सपैंड करेगी इस साल, जितना माना गया था पहले उससे ज्यादा करेगी, क्योंकि वैक्सीनेशन जो हो रहा है अगेंस्ट द कोरोना वायरस, इसकी वजह से काफी मजबूत हो सकती है एक्टिविटी, बाद में बहुत अच्छी हो सकती है। समझ रहे हैं ना, तो ये फायदा हो सकता है। तीसरी बार इस रिपोर्ट ने कहा है कि भाई रिपोर्ट कॉल फॉर स्ट्रॉन्ग मल्टीलेटरल कोऑपरेशन। ये कहती है भाई आप अच्छा स्ट्रॉन्ग मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, अकेले मत रहिए, साथ में काम करिए, ताकि हम सारा का सारा जो है भाई एक्सेस पा सके इंटरनेशनल लिक्विडिटी का, और लो इनकम डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए बहुत अच्छा होगा, वो लिक्विडिटी पा सकती हैं, इंटरनेशनल लिक्विडिटी पा सकती हैं। और इससे क्या होगा भाई, फंडिंग फॉर दी कोवैक्स फैसिलिटी टू फैसिलिटेट एक्सेस फॉर टू वैक्सीन फॉर ऑल द कंट्रीज। इससे क्या होगा कि पैसा वगैरह मिलेगा कोवैक्स फैसिलिटी के लिए, और इससे जो वैक्सीन वगैरह है सारी कंट्रीज को मिल जाएंगी। उसके बाद रिलीज करी गई है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट जो है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर, ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर जो रिपोर्ट है जो रिलीज करी गई है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा, ये बताती है कि जो ग्लोबल एफडीआई है ये कोलैप्स हुआ है 2020 में, मतलब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है पूरे ही ग्लोबली ये जो है काफी बेकार हो गया, कोलैप्स हुआ है, और ये 42% से गिरा है ना, टू एन एस्टिमेट ऑफ काफी अच्छा 859 बिलियन समथिंग। बहुत इतने डॉलर्स तो समझ रहे हैं, मतलब मिल जाए तो आप जो है जिंदगी छोड़ दे, दुनिया प्लैनेट छोड़ के चले जाएं। उसके साथ पहले भाई 1.5 ट्रिलियन 2019 में था, अब तो एकदम छलांग मार चुका है। और ज्यादातर ये डिक्लाइनिंग देखने को मिली है डेवलप्ड कंट्रीज में, क्योंकि यहीं से ये गंदगी आ गई थी। खैर एफडीआई इंडिया में ये बढ़ा है बाय 13% इन 2020, क्योंकि भाई हमारा डिजिटल सेक्टर काफी बढ़ गया है। अब तो जो नहीं भी चाहता था बाहर जाना, वो भी जो है, जो घर में चाहता था थोड़ा चले जाए बाहर, वो भी घर में बैठा हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट रिपोर्ट के बारे में, जो कि है भाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज करी है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021। रिपोर्ट क्या है समझिए, रिपोर्ट हाईलाइट करती है कुछ डिसरप्टिव इम्प्लीकेशंस ऑफ मेजर रिस्क इंक्लूडिंग कोविड-19, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इन सारे जो रिस्क हैं जिसमें कोविड-19 भी एक कारण है, इन कारणों की वजह से क्या हो सकता है, हमारा वर्ल्ड जो है वो एक नया शेप ले सकता है 2021 में। ये ना कहिएगा गोल है तो ऐसे हो जाएगा, मतलब इकोनॉमीज और कंट्रीज वगैरह से रिलेटेड बात हो रही है, और अगले 10 सालों में कुछ हमें अलग ही देखने को मिलेगा। ये एक्सप्लोर करता है किस तरीके से कंट्रीज और बिजनेस अब इन सारे जो रिस्क पैदा हो गए हैं इनके अगेंस्ट कैसे ही एक्ट कर सकती हैं। रिपोर्ट ने क्या फाइंड करा, समझते हैं बात को। पहला कि जो इन्फेक्शन डिजीज है इससे भाई क्या हुआ है, फॉलोड बाय क्लाइमेट एक्शन फेलियर्स आर द बिगेस्ट ग्लोबल रिस्क फॉर द कमिंग डिकेड। आने वाले समय में, आने वाले 10 सालों में क्या होगा कि एक तो ये डिजीज आया है इतना इन्फेक्शन, उसके बाद क्लाइमेट एक्शन फेलियर, हम इतना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जा रही है, इतनी सब पोल्यूशन गंदगी, इससे बहुत दिक्कत होगी कुछ आने वाले सालों में। दूसरी बात इस रिपोर्ट ने देखा है कि इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी एंड सोशल डिविजन्स आर सेट टू इंक्रीज। देखने को ये मिल रहा है कि देखिए पहले चीज तो स्टेबिलिटी एकदम चली गई है, समझ रहे हैं, बहुत हम डिस्पैरिटीज देख रहे हैं ना, हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात हो या टेक्नोलॉजी की बात हो, ये सब का सब जो है लीड कर रहा है कोविड-19 क्राइसिस।
और ज्यादा देखने को मिल रही है, समझ रहे हैं। और इससे क्या है कि बहुत सारे ग्रुप्स पे, बहुत सारी कंट्रीज पे इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा और अभी मिल भी रहा है। उसके बाद उन्होंने देखा, रिपोर्ट ने फाइंड करा कि ग्रोइंग डिजिटल डिवाइड एंड टेक्नोलॉजी अडॉप्शन पोस्ट कंसर्न विच आर फर्दर एसिडेड बाय कोविड-19। इस कोविड-19 की वजह से डिजिटली चीजें बड़ी तो हैं, लेकिन ये डिजिटल डिवाइड का टर्म होता है बच्चों। इसका मतलब ये होता है कि मान लो तुम्हारे पास है फोन, तुम्हारे भाई के पास है फोन, तुम्हारे चाचा का फोन है, पास है वो फोन, मम्मी के पास है, पापा के पास है, लेकिन 4 घर छोड़ के जो एक फैमिली रहती है उसके पास फोन नहीं है। तो तुम तो इंटरनेट यूज कर रहे हो, बहुत अच्छा हो रहा है, तुम डिजिटल हो रहे हो, स्मार्ट हो रहे हो, लेकिन जो आज से 4 घर छोड़ के वाले जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे। तो यही कहने का मतलब है कि भाई शहर वगैरह वालों के पास तो काफी कुछ होता है, लेकिन अगर हम और गांव वगैरह में जाएं तो उनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं होती। तो ये जो डिजिटल डिवाइड है इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा सोशल फैक्टर्स में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है, कंसर्न्स बढ़ेंगे। उसके बाद रिपोर्ट ने ये भी देखा कि यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है कोविड-19 को लेके, ये यहाँ पे ऑफर करता है 4 गवर्नेंस अपॉर्चुनिटीज, ताकि हम ये जितना भी प्रॉब्लम है कंट्रीज झेल रही हैं, चाहे वो बिजनेस हो या इंटरनेशनल कम्युनिटी हो जो झेल रही है, इसे हम कैसे मजबूत बना सकते हैं। समझिए, पहला, आप एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाओ जो एक होलिस्टिक और सिस्टम बेस्ड व्यू रखे रिस्क इम्पैक्ट का। ये देखो, रिस्क इम्पैक्ट्स को लेके एक ऐसा फ्रेमवर्क आपको बनाना है जो एक होलिस्टिक, मतलब हर एक फील्ड को ध्यान में रखते हुए जो है रखा जाए, एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क हो जिसमें सब कुछ आए, ठीक है। और ये हर चीज का सोल्यूशन निकालने में जो है वो हर तरीके से इसको देखिए, सिस्टम बेस्ड व्यू है इसका। उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टिंग इन हाई प्रोफाइल रिस्क चैंपियंस टू इनकरेज नेशनल लीडरशिप एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। आप क्या करिए, इन्वेस्ट करिए हाई प्रोफाइल रिस्क चैंपियंस में। इससे क्या होगा कि नेशनल लीडरशिप भी और इनकरेज होगी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी और जो है वो मजबूत बनेगा। तीसरी बात, आप रिस्क कम्युनिकेशन इंप्रूव करिए, और यहाँ पे जो मिस इन्फॉर्मेशन है ना, अनडिस्टर्ड जो इन्फॉर्मेशन फैल रही है उसे यहाँ पे जो है उससे फाइट करने के लिए तरीके निकालिए। और आखिरी में एक्सप्लोरिंग न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑन रिस्क प्रिपेयर्डनेस। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल है इस पे ध्यान, इसको रख के साथ में यहाँ पे आप क्या करिए, नए नए तरीके निकालिए किस तरीके से हम रिस्क प्रिपेयर्डनेस कर सकते हैं, रिस्क के लिए खुद को प्रिपेयर रख सकते हैं। तो ये हो गई बात। फिर नेक्स्ट जो छोटा सा टॉपिक है वो कहता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, FSR। ये क्या है, ये एक बाय एनुअल रिपोर्ट है जिसे रिलीज करा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब अपने घर की रिपोर्ट है, RBI रिलीज करता है। और ये जो रिपोर्ट है वो दिखाती है कि आखिरकार रिस्क कितना है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, कितना हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है, क्या हिली है क्या नहीं हिली है, और रेजिलियंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेम्पोरेनियस इशू रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। देखिए कैसा क्या रहेगा आगे आने वाला, क्या इश्यूज आएंगे फाइनेंशियल सेक्टर में, कैसे क्या होगा, मनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी रहेगी, ये सारा का सारा ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हमें दिखाती है। तो बस सीधा मुद्दे पे आते हैं कि आखिरकार इस रिपोर्ट ने क्या हाईलाइट करा है। देखिए, परफॉर्मेंस की अगर बात करें, परफॉर्मेंस पैरामीटर आपको बताऊंगी मैं कि भाई किस पैरामीटर पे परफॉर्मेंस पे के पैरामीटर बताऊंगी और इस रिपोर्ट ने क्या फाइंड करा है वो बताऊंगी। तो पहला समझिए इसका परफॉर्मेंस पैरामीटर में, एक कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, जिसे हम लोग बोलते हैं CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, जिसे हम लोग कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो बोलते हैं। ये ऐसा रेशियो होता है बच्चों, ये बैंक की कैपिटल का ऐसा रेशियो होता है जिसे हम देखते हैं यहाँ इन रिलेशन टू इट्स रिस्क वेटेड असेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज। मतलब यहाँ पे जो उसका कैपिटल रेशियो है, अगर हम साफ शब्दों में बताएं तो इसका जो बैंक का जो कैपिटल रेशियो है और उसको हम यहाँ पे देखते हैं रिलेशन टू रिस्क, कितना कैपिटल है और कितना रिस्क है। समझ रहे कि हमारे पास 10 रुपए है और 5 रुपए का रिस्क है हमको, तो हम हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। समझ रहे, तो ये होता है कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो। अच्छा, बेसल नॉर्म्स जो 3 हैं ये स्टिपुलेट करते हैं CRAR, मतलब ये कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो को 8% बताते हैं। इस रिपोर्ट ने क्या कहा है कि ये जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का, ये इंप्रूव करा है, ये 15.8% हुआ है सितंबर 2020 में, और ये पहले था 14.7% मार्च 2020 में। नेक्स्ट पैरामीटर जो इसका है वो कहता है द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो GNPA, ठीक है। अब जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट आप जानते हैं NPA एक ऐसा लोन होता है या ऐसा एडवांस होता है जिसका प्रिंसिपल भी फंस गया हो, प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट जो है अभी ओवर ड्यू हो फॉर द पीरियड ऑफ 90 डेज। पहले ये 180 डेज था, अभी कम हो गया है ना नई वाली गाइडलाइंस के हिसाब से, तो 90 डेज। मान लीजिए कि आपने लोन लिया
अरे आपने नहीं लिया, ठीक है चलिए गुस्सा ना होइए। बगल में पड़ोसी ने लोन लिया, पड़ोसी ने लोन लिया और 90 दिनों तक प्रिंसिपल या इंटरेस्ट में से कुछ भी इसने जो है नहीं दे पाया, तो 90 दिनों के बाद उसको एनपीए घोषित कर देंगे। ठीक है, विजय माल्या आंखों के सामने आ रहा होगा, हेलो बोल दीजिएगा। अब इस रिपोर्ट ने क्या फाइंड करा है इस फील्ड में समझते हैं। रिपोर्ट ने फाइंड करा है कि जीएनपीए रेशियो है एससीबी मतलब शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का, ये कम हुआ है, ये कम हो गया 7.5% हो गया है, पहले ये 8.4% था। जीएनपीए रेशियो जो है सारे ही बाकी जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, ये हो सकता है कि इंक्रीज कर जाए 13.5% से सितंबर 2021 में। क्यों भैया? क्योंकि अभी पैसा तो लिया है ना, अभी धीमे धीमे सामने आएगा। तो इस अंडर द बेस लाइन सिनेरियो अप टू हो सकता है कि 14.8% भी हो सकता है सीवियर स्ट्रेस रेशियो के टाइम पे, सिनेरियो के टाइम पे। ठीक है, मतलब आगे बढ़ते वक्त और ज्यादा हो सकता है। फिर जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है प्रोविजन कवरेज रेशियो। प्रोविजन कवरेज रेशियो, देखिए बैंक्स को यहाँ पे जरूरत होती है कि वो टू सेट असाइड अ पोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट्स एज एन प्रोविजन अगेंस्ट बैड लोन्स। ये करते हैं बैंक्स वगैरह, क्या करते हैं अपना जो, जैसे इन्होंने मान ली 10 रुपए प्रॉफिट कमाया, तो उसमें से कुछ पोर्शन जो है उसे अलग रख देते हैं कि मान लीजिए ऐसा हो जाए कि इन्होंने किसी को लोनिंग करी है और वो लोन नहीं दे पाया, तो उस लोन की भरपाई वो उस अपने प्रॉफिट के हिस्से से कर देंगे। ये वही वाली बात है कि मान लीजिए कि मम्मी है और मम्मी जो है उन्होंने कोई टीवी खरीदा जिसकी इंस्टॉलमेंट पापा देंगे। ठीक है, अब हुआ क्या कि पापा ने मम्मी से कहा कि हम इंस्टॉलमेंट दे देंगे, मम्मी के पास जोड़े हुए पैसे थे 5,000 रुपए, लेकिन पापा ने मम्मी को इंस्टॉलमेंट नहीं दी। अब क्या हुआ कि ये 5,000 रुपए में से 2,000 रुपए की मान लीजिए कि इंस्टॉलमेंट कट गई, तो अब ये क्या है कि जो यहाँ बैड लोन हो गया था, जो इनको इनसे लेने थे वो मिल नहीं पाए, और इसके साथ जो है वो 2,000 रुपए इनके पास से चले गए, तो इनके प्रॉफिट में से गए ना, तो ये होता है। चलिए, तो यही मतलब यही प्रोविजन कवरेज रेशियो कहलाता है। और जितना हाई प्रोविजन कवरेज रेशियो होगा, अगर आइडली अबव 70% मान के चले, तो इसका मतलब है कि ज्यादातर जो असेट क्वालिटी इश्यूज हैं ये ज्यादा ध्यान में रखे गए हैं, और जो बैंक जो है वो वल्नरेबल नहीं है, मतलब इनके पास जो है जितना ही अपने पास जोड़ के रखेंगे इतना ही समझ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अब पैसे जितने जोड़ा है, अरे बर्बाद कर तो ले जाओ, चाओ चाओ चाओ, बांट दिया मैंने पैसा। ठीक है, तो हमारे पास तो है ही है। अब इस रिपोर्ट ने क्या देखा है, रिपोर्ट ने देखा है कि पीसीआर है ये भी इंप्रूव हुआ है, 72.4% हुआ है फ्रॉम 66.2%, मतलब बैंक चिल होके बैठे हैं। उसके बाद एक परफॉर्मेंस पैरामीटर ये है कि भाई सोवेरियन डेप्थ। सोवेरियन डेप्थ क्या होता है? सोवेरियन डेप्थ आप ऐसा फाइनेंशियल लायबिलिटी कह दो सरकार की ऑफ सोवेरियन नेशन, मतलब जैसे हमारा इंडिया है, तो ऐसी लायबिलिटी होती है सरकार की टू इट्स फॉरेन एंड डोमेस्टिक क्रेडिटर्स। जो ये बाहर से उधार मांग के लेकर आए ना, फॉरेन या आपके अंदर भी मांगा है, डोमेस्टिक क्रेडिटर से भी जो भी पैसा मांगा है, तो ऐसे जो है पैसा हमने लिया है, तो हमारी सरकार की, भाई सरकार की लायबिलिटी है जिनसे उन्होंने पैसा लिया, तो यहाँ पे फाइनेंशियल लायबिलिटी है सरकार की एक सोवेरियन कंट्री के अंदर टू इट्स फॉरेन एंड डोमेस्टिक क्रेडिटर्स। क्राउडिंग आउट। ठीक है, क्राउडिंग आउट ये क्या होता है? ये कहता है कि भाई अपॉर्चुनिटी ऑफ बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स फॉर प्राइवेट सेक्टर इज रिड्यूस्ड ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है वो यहाँ पे बैंक से कम पैसा जो है उधार ले सकता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की इसमें बहुत ज्यादा डोमिनेंस होती है, गवर्नमेंट का ज्यादा हस्तक्षेप होता है। अब इस रिपोर्ट ने क्या फाइंड करा है? रिपोर्ट ने देखा है कि जो एक्सपेंशन है मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम में सरकार के, ड्यू टू रेवेन्यू शॉर्टफॉल हैज इम्पोज एडिशनल प्रेशर ऑन बैंक। अब सरकार के पास पैसा हो गया है कम, और इसकी वजह से सरकार ने लेना शुरू कर दिया है उधार, और जो उधार इतना ले रही है सरकार, इस वजह से क्या हो रहा है, बैंकों पे काफी प्रेशर आ रहा है। साथ ही साथ ये रिपोर्ट कहती है कि इतना ज्यादा सोवरेन डेब्ट बढ़ गया है, इस लेवल का बढ़ गया है, इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इसकी वजह से दिक्कतें आना शुरू हो गई हैं रिलेटेड टू सच लिमिलिटी विद द क्राउडिंग आउट। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को तुम पैसा नहीं दोगे अगर, तो जो बिजनेस कर रहा है उसको पैसा मिल नहीं रहा है, और आप पैसा लिए पड़े हो, तो फिर मार्केट कैसे चलेगी? तो ये सब कुछ है, सारी की सारी जो इसके बारे में कुछ बातें हैं। फिर नेक्स्ट आती है ट्रेड इंटेंसिटी इंडेक्स। क्या होता है ट्रेड इंटेंसिटी इंडेक्स? समझते हैं यहाँ पे। देखिए, ट्रेड इंटेंसिटी इंडेक्स, इसको आप डिफाइन कर सकते हो एज अ शेयर ऑफ वन कंट्रीज एक्सपोर्ट गोइंग टू अ पार्टनर डिवाइडेड बाय द शेयर ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट गोइंग टू द सेम पार्टनर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप क्या डिफाइन कर रहे हो कि एक कंट्री का जो ये शेयर है, ठीक है, एक कंट्री का शेयर जो है एक्सपोर्ट में गोइंग टू अ पार्टनर, ठीक है, इस मान लीजिए इसको एक कंट्री जो है वो शेयर कर रही है, वो एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है, और उसको यहाँ पे डिवाइड करा जाता है बाय द शेयर ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट
गोइंग टू द सेम पार्टनर। अब पूरे वर्ल्ड जो पूरा वर्ल्ड एक्सपोर्ट जो है जो उस इस सेम ही पार्टनर को जो कर रहा है उसके शेयर से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसे निकलता है ट्रेड इंटेंसिटी इंडेक्स। अच्छा, इसको क्यों यूज करते हैं समझिए। यूज इसलिए करते हैं जानने के लिए कि जो वैल्यू ऑफ ट्रेड है दो कंट्रीज के बीच में ये ज्यादा है या कम है, अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंपॉर्टेंस इन वर्ल्ड ट्रेड। अब ये आप जो इससे ट्रेड कर रहे हैं वो अगर हम देखें कि इससे कितने वर्ल्ड की कंट्रीज ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इससे निकालते हैं क्या वैल्यू है इसके साथ ट्रेड करने के लिए, समझे। अभी इंडेक्स जो है आप मोर और लेस कह सकते हो कि इंडिकेट करता है एक बायलैटरल ट्रेड फ्लो, दो कंट्री के बीच में ट्रेड फ्लो जो होता है उसे यहाँ पे ये इंडिकेट करता है। दैट इज लार्जर स्मॉलर हो सकता है देन एक्सपेक्टेड, है ना, लार्जर या स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड, गिविंग द पार्टनर्स कंट्री इंपॉर्टेंस इन वर्ल्ड ट्रेड। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे पार्टनर कंट्री को इंपॉर्टेंस जो भी मिलती है वर्ल्ड ट्रेड में, ये सब इस इंडेक्स के थ्रू ये सब पता लगा दें। अब देखिए जो शेयर है एक कंट्री के एक्सपोर्ट का इसके पार्टनर को, मतलब एक कंट्री के एक्सपोर्ट का जो इसके पार्टनर को जो शेयर है ये एक्सपोर्ट होता है, शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू द शेयर ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट टू द सेम पार्टनर और फॉर एन एक्सपेक्टेड बायलैटरल फ्लो। मतलब समझे कि मतलब यहाँ पे जो शेयर है हमारी पार्टनर कंट्री के साथ हमारा वो एटलीस्ट इक्वल होना चाहिए जो वर्ल्ड का शेयर है सेम पार्टनर कंट्री के साथ में। अगर ऐसा नहीं है तो समझ लीजिए कि आप जो है वो उस कंट्री की पूरी मार्केट को एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे, वहां का नहीं उठा, और एक चांस बनता है कि आपके सिवा कोई और कंट्री यहाँ पे उस जगह को भर दे। ठीक है, तो इसीलिए जो है बहुत जरूरी हो जाता है कि हम जो है इसको अपना मेंटेन रखें और एक्सप्लॉइट करें कंट्री की मार्केट को। खैर यहाँ पे as global trade is poised for a rebound in 2021, India needs to adopt a clear strategy to improve its TII। देखिए हमें अब दिक्कत देखने को मिली है, ग्लोबल ट्रेड तो अफेक्ट कर रही है कोविड के बाद में, इसलिए इंडिया को काफी ज्यादा जरूरत है कि अच्छी स्ट्रेटेजी बनाने की जिससे हम अपना ट्रेड इंटेंसिटी इंडेक्स और अच्छा बना सकते हैं। और इंडिया का जो ट्रेड इंटेंसिटी है वो काफी कमजोर हुआ है जब से रिसेशन आया है ना, ग्रेट रिसेशन जिसको हम बोलते हैं 2008-2009 वाला, उसके बाद से हमारा ट्रेड इंटेंसिटी बहुत कम हुआ है और इंडिया का जो एक्सपोर्ट वो भी बहुत कम हुआ है पिछले 6 सालों में, इन 3 ऑफ द लास्ट 6 ईयर्स। मतलब कम से कम 3 सालों में जो दिक्कत रही है पिछले जो है आपका 6 सालों में, तो भाई हम जो है एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, इंपोर्ट करे पड़े। क्या नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बोलता है यहाँ पे लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स। तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स क्या है, शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तो LHPS आखिरकार है ना। तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स जो कि ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के अंदर आते हैं इंडिया के अंदर, ये बनाए जाएंगे 6 साइट्स में अक्रॉस 6 स्टेट्स, 6 स्टेट्स में, और वहां पे हर एक स्टेट में एक साइट होगी, तो इस तरीके से 6 साइट्स हो गई इनके पास में। अब ये जो ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया है ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है, और ये चाहता है कि ये गेट द बेस्ट ग्लोबली अवेलेबल इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी थ्रू द चैलेंज प्रोसेस। ठीक है, ये चाहता है भाई कि बेस्ट टू बेस्ट यहाँ पे पाए, बेस्ट ग्लोबली अवेलेबल इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पाए थ्रू अ चैलेंज प्रोसेस। अब इसे क्या कहते हैं, लाइट हाउस जो प्रोजेक्ट्स हैं ये मॉडल है हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के, with houses built with shortlisted alternative technology suitable to the geo climate and hazard condition of the region। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि जरूरी नहीं है कि हर जगह पे हर एक जो क्लाइमेट है या हर एक जो है कंडीशंस हैं जिस रीजन की, उस जगह पे जरूरी नहीं है कि हर जगह पे जो आपका ब्रिक है या आपका सीमेंट मोरंग या फिर आपका ये जो ईंटें वगैरह होते हैं, तो इन्हीं से मकान बनाना हर जगह पे पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या करेगा, ये जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट है ये क्या करेंगे, एक मॉडल हाउसिंग प्रोजेक्ट इस तरीके के हैं जिसमें घर वर बनाएंगे, जो भी ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी उस एरिया के हिसाब से अवेलेबल होगी ना, तो उससे बना देंगे घरों को। समझ रहे हैं ना, उस रीजन पे डिपेंड करता है कि रीजन की वही कंडीशंस कहती हैं, हजार्ड कंडीशंस में है, जियो क्लाइमेट कैसी है, उस बेसिस पे। अब ये रेडी टू मूव हाउसेस होंगे, तुरंत जाइए वहां पे रहने लीजिए, ठीक है, और माना गया 12 महीनों के अंदर यहाँ पे माम सब बना जाएगा। और पहले तो भाई ये बता रहे यहाँ पे ईंटे का कंस्ट्रक्शन इसमें नहीं होगा, ज्यादा सस्ते पड़ेंगे, सस्टेनेबल होंगे, अच्छी क्वालिटी होगी, लंबे चलेंगे। अब इसके अंदर कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या होंगे। देखिए पहला फीचर तो होगा सस्टेनेबल हाउसिंग कंसिडरिंग लोकल क्लाइमेट एंड इकोलॉजी।
ऐसे जो है घर बनाए जाएंगे जिसमें लोकल क्लाइमेट को और लोकल इकोलॉजी को ध्यान में रख के बनाया जाएगा, सो दैट कि लॉन्ग टर्म तक चले भी और इन लोगों से यहाँ पे अफेक्ट भी ना करें। दूसरा, 14 स्टोरी टावर्स विल बी बिल्ड विद अ टोटल ऑफ 1040 फ्लैट्स आर टू बी बिल्ड। टोटल 1040 फ्लैट बनाए जाएंगे और करीब 14 स्टोरी टावर बनाया जाएगा, 14 मंजिल का टावर बनेगा। जो घर वगैरह बनाए जाएंगे कंप्लीटली अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होंगे, मतलब भूकंप का खतरा नहीं होगा, ज्यादा लंबा चलेंगे, इन्वायरमेंटली जो है फ्रेंडली होंगे इन्वायरमेंट से। क्यों, कैसे होंगे भाई? इसमें प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल का यूज करा जाएगा, मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन होगा, उसके साथ प्री कास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन होगा। तो ये जो सिस्टम है ना, प्री कास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम, तो इसमें ना कई सारे मेथड्स आते हैं, जैसे कि भाई फ्रेम सिस्टम आता है, स्लैब कॉलम सिस्टम आता है, लार्ज वाला सिस्टम आता है, शेयर वॉल आता है। तो 4 तरीके इसके अंदर आते हैं। क्या, ये तो अलग टॉपिक हो जाएगा, तो उसको मैं एक्सटेंड नहीं कर रही हूँ। उसके बाद ये सस्ते पड़ेंगे हाउस जो है भाई, अफोर्डिंग हाउसेज जो है कि हमें सही रेट पे घर मिल जाए, ये काफी अच्छा होता है, लोगों के लिए काफी अच्छा रहता है और इकोनॉमी की फंक्शनिंग भी अच्छी चलती है, क्योंकि बहुत सारे लोग बेचारे रेंट वेंट देने के चक्कर में बड़ी ज्यादा जो है वो ऐसी बुरी इकोनॉमी हालत से गुजरते हैं। अब देखिए, अब खुद का घर होगा तो चिल रहेंगे वो। पहले क्या था कि सरकार को यहाँ मतलब अर्लियर गवर्नमेंट हैड आल्सो अप्रूव्ड डेवलपमेंट ऑफ अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, कि पहले सरकार ने भी यहाँ पे अप्रूव किया था कि ऐसे ही कुछ अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसेस कॉम्प्लेक्स, मतलब ARHC के नाम से इन्होंने, सरकार ने भी जो है अप्रूव किया था, हमें यहाँ पे बनाना चाहिए ऐसे घर जो अफोर्डेबल हो, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को बनाना चाहिए अर्बन माइग्रेंट्स के लिए या फिर गरीब लोगों के लिए, है ना। तो ये एक सब स्कीम रही थी, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर। प्रधानमंत्री आवास योजना जानते हैं ना, PMAY की जो स्कीम थी उसके अंदर यहाँ पे जो PMAY अर्बन की स्कीम थी उसके अंदर यहाँ पे सरकार ने पहले एक सब स्कीम लाई थी। सब स्कीम का नाम था ARHCS, मतलब अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। तो पहले लाई थी, खैर अभी की बात हमने कर ली। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक कहता है मिलिट्री एक्सरसाइजेस। तो ये अक्सर आते और जानी मानी चीजें हैं। और भाई देखिए यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज में देखेंगे एक्सरसाइज कवच, KAVACH। तो एक्सरसाइज कवच बच्चों जो है ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसमें इंडियन आर्मी के एसेट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इंडियन आर्मी हो गई, इंडियन नेवी हो गई और इंडियन एयरफोर्स हो गई, और साथ ही साथ इंडियन कोस्ट गार्ड हो गए। तो सारे के सारे आ गए, ठीक है। तो ये एक साथ जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये क्या नाम है इसका, एक्सरसाइज कवच। और दूसरी एक्सरसाइज जो है वो है डेजर्ट नाइट 21। तो नाइट KNIGHT वाला है ये, ठीक है, घोड़ों वाला जिसमें बैठते हैं, ठीक है, डेजर्ट नाइट 21। अब ये एक बायलैटरल एयर एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स, ठीक है। तो कौन कौन है इसके अंदर इन्वॉल्व बच्चों, एक है आपकी इंडियन एयरफोर्स, दूसरी है फ्रेंच एयर और तीसरी है स्पेस फोर्स। क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहता है आकाश NG मिसाइल। ये क्या है आकाश NG मिसाइल? तो हुआ क्या है कि रिसेंटली भैया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमारा प्यारा DRDO, इसने सक्सेसफुली कंडक्ट कर दिया है एक मेडन टेस्ट, जो हमारी नई जनरेशन आकाश मिसाइल का है, जिसे हम लोग बोलेंगे आकाश न्यू जनरेशन है NG। अब जो आकाश NG है ये एक न्यू जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल है। याद रखिएगा आकाश NG जो है, मतलब न्यू जनरेशन जो आकाश है, ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। अब एयर मिसाइल है मेंट फॉर यूज ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ये इंडियन एयरफोर्स के काम के लिए बनाई गई है विद एन एम ऑफ इंटरसेप्टिंग हाई मैन्यूवरिंग लो RCS रडार क्रॉस सेक्शन एरियल थ्रेट्स। मतलब यहाँ पे इसका एम ये होगा कि हम कैच कर सके जो भाई जो काफी हाई लेवल पे जो चलते हुए यहाँ पे कुछ लो RCS मतलब रडार क्रॉस सेक्शन एरियल थ्रेट्स होते हैं, जो हमारी हवा के अंदर जो हमें दिक्कतें आती हैं एयर में, तो ये सब हम पकड़ सके, तो इसके लिए यहाँ पे बनाई गई है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आसमी का। तो आसमी है क्या समझिए, ये इंडिया की पहली इंडिजीनियस 9mm की मशीन पिस्टल है जो ज्वाइंटली बनाई गई है एक DRDO के द्वारा, और साथ में इंडियन आर्मी भी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। अब देखिए जो 3D प्रिंटिंग प्रोसेस है इसे यूज करा गया है इसको डिजाइन करने में और प्रोटोटाइप करने में। इसके अलग अलग तरह की इसके जो पार्ट्स हैं उन सबको ना, ये जो पिस्टल है इसके पार्ट्स को यहाँ पे 3D प्रिंटिंग प्रोसेस के थ्रू डिजाइन करा गया है। और उसको यूज क्यों करेंगे, यूज करा जाएगा एक पर्सनल वेपन के तौर पे फॉर हैवी वेपन डी अटैचमेंट्स, कमांडर्स, टैंक्स एंड एयरक्राफ्ट
क्रूज जो होते हैं वो उसको अपना पर्सनल वेपन के तौर पे यूज करेंगे। ड्राइवर्स, डिस्पैच राइडर्स, साथ में रेडियो रेडार ऑपरेटर्स, क्लोज क्वार्टर बैटल वगैरह में इसका यूज करा जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 होता है कंप्लीट। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल Sir Files, and if you want to watch these videos on Facebook, just like the page Sir Files and watch these videos there. Along with this, if you want to follow me on any other social media platform, link is in the description. Subscribe, you have already done. And if you want to join my membership and enjoy the various perks, just press the join button and enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day and take care.